तो सब मिलाकर अफसरशाही तो चरम पर है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। अभी दीनानाथ भास्कर जो औराई के विधायक हैं, वो फेसबुक पे आकर कह रहे थे कि जी खनन विभाग मनमानी कर रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। रोड से बहुत बड़ा खनन किया जा रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम लोग इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी हम लोगों से लोकेशन मांगते हैं। आप सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह कर खुले मंच पर आकर अगर ये कह रहा है कि अफसरों की मनमानी चल रही है, जनप्रतिनिधि, तो आम जनता का क्या ही हाल होता होगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था भदोही की आपके दृष्टिकोण से कैसी? देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां करप्शन भर के है। डीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आईजीआरएस में तो हमारा जिला टॉप पे आ गया, तो फर्जीवाड़ा करके टॉप पे आने का क्या मतलब है? ग्राउंड पे तो शून्य है। आप ये होंगे, अभी खनन का एक मैटर चल रहा था बीच में, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट था, सब कुछ था, फिर भी उनके ट्रैक्टर सीज कर दिए गए। भी बार डीएम साहब ने उस केस को सुना ही नहीं है। हर महीने में 1 या 2 तारीख लगती है, पर डीएम साहब ने उस केस को आज तक सुना ही नहीं है। वे के टाइम में हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से डेथ हो रही है, वो हार्ट अटैक है, उसका कोई भी केयर सेंटर हमारे जिले में नहीं है। एक हमारे डॉक्टर साहब है सांसद जी, उनका अपना हॉस्पिटल चलता है, हड्डी के वो स्पेशलिस्ट हैं। कभी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया संसद में? नहीं उठाया। किसी विधानसभा के विधायक ने जो है विधानसभा में ये मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी हमारे जो भी ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया है, ये समाज लाला है, ये हमारा कोर वोटर है, करेक्ट। फिर अभी एक यूजीसी करके आया। क्या आपका विजन है भदोही को लेकर? भदोही को कहां देखना चाहते हैं? तो एक योजना आई थी, जल मिशन योजना। आज के समय में वो योजना सरदर्द बन गई। के मौसम में हम लोग पिछले वर्ष आप यहाँ गए थे, आप लोग खाली बाल्टी लेकर आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर गर्मी आ गई, 1 वर्ष से मतलब वही से 2 साल में क्या होगा पता नहीं। 9 महीने से पिलर बन के रेडी है, उस पर टंकी नहीं रख पा रहे हैं। तो अभी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, तो उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संपूर्ण सेंटर बना रखा है डेवलपमेंट का। वहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, वहीं पे डेवलपमेंट चल रहा है। और क्या भदोही में जगह नहीं है, बनारस में जगह नहीं है, इलाहाबाद में जगह नहीं है, या पूर्वांचल में जगह नहीं है? और हमारे क्षेत्र को, पूर्वांचल को अगर डेवलप करने की बात करें तो क्या डेवलपमेंट चल रहा है कि जी राम मंदिर बना दिया है, खाली कारपेट का तमगा लगा है, वही छोड़ दिया है, जो कि वो भी मरने के कगार पर है। बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अगर 100 इंडस्ट्री नोएडा में लग रही है तो क्या 2 इंडस्ट्री भदोही में नहीं लग सकती है? क्या 2 बनारस में नहीं लग सकती है? जब एक पूर्व विधायक थे विजय मिश्रा जी, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, उनको सजा हुई, उनके परिवार को सजा क्या हुई, क्यों हुई? इसने संपत्ति ली, किसी की संपत्ति आपने कब्जा करी, फिर उसको किसी के नाम पे ट्रांसफर किया। तो भारत का कानून क्या कहता है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति या अपराध करता है, अपराध में सम्मिलित होता है, तो अपराधी माना जाएगा। तो इस हिसाब से उन्हें या उनके परिवार को सजा हुई है। तो इसमें कोई आपको बता दूं कि भदोही में अभी रियल जो कह सकते हैं आपकी नेता कोई नहीं है। ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे काफी एक्टिव रहते हैं और अपने कंटेंट में लिख देते हैं कि जी विधायक जी तो पूड़ी खाने में बिजी हैं, दुआर लिखाने में बिजी है। तो ये वास्तविकता है। लीडर एक अच्छी पार्टी का नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा नेता बनना चाहता हूं किसी पार्टी का। नमस्कार, मैं शिवशंकर दुबे, भारत क्रांति न्यूज के विशेष पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आज हमारे शो में एक युवा समाज सेवी के रूप में इसी भदोही के विधानसभा ज्ञानपुर अंतर्गत एक गांव आता है सुधवे, जो कि डीग ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है। वहां के निवासी हैं योगेश कुमार मिश्रा राहुल जी। आज हमारे पॉडकास्ट में पधारे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो समाज सेवी वाकई में जमीन पर जुड़कर कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनसे हम आपको जोड़े, उनके विचारों को जाने, उनका भदोही जनपद को लेकर क्या विचार है, इन तमाम मुद्दों पर आइए जोड़ते हैं आपको योगेश कुमार मिश्रा राहुल जी से। जी, स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट शो में। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने आपका क्वालिफिकेशन देख रहे थे, तो आप बीएससी भी हैं, एमबीए भी किए हैं और एलएलबी भी हैं। उसके बाद आप बिजनेसमैन भी हैं, सब कुछ सही से चल रहा है। तो समाज सेवा या फिर इससे जो विचार आया आपके मन में राजनीति, यह कब से आया, प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी, और इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस शो में मुझे बुलाया। और रही बात राजनीतिक प्रेरणा की, तो ये कोई ऐसी प्रेरणा या आप कह सकते हैं कि इच्छा वाली बात नहीं है कि राजनीति में आना। राजनीति में आना एक कैरियर कह सकते हैं आप, संपूर्ण रूप से कैरियर का निर्माण करना, और राजनीति का मकसद होता है लोगों की सेवा करना। तो यह एक तरह का कैरियर ऑप्शन है, ना कि एक स्वैच्छिक व्यवस्था जिसमें आप आना चाहे या ना आना चाहे। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को इसमें आपको दिखता है कि नेम और फेम वाली बात होती है, तो वो एक हिसाब किताब है। तो उस हिसाब से जो लोग आते हैं वो बहुत लंबा चलते नहीं है।
तो जो मूल मकसद है इसका, तो मेरा उद्देश्य है राजनीति में आकर इसमें कैरियर का निर्माण करना। और इसमें कैरियर का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है कि लोगों के बीच में रहकर उनकी वास्तविक समस्याओं को सुने, उनको वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, और उनको हल करने का प्रयास करें, उनकी आवाज़ बन के आप हर तरफ गूंजे। तो ये उद्देश्य लेकर हम राजनीति में आए। और रही बात प्रेरणा की, तो बहुत पहले से डिसाइडेड था। काफ़ी सारी ऐसे जीवन में अप्स एंड डाउन लाइफ में आए जो हमने देखा, और उसको लेकर हमें कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं हमेशा से इस नेचर का रहा हूँ। तमाम जो सोशल वर्क हैं हमारे गांव में, छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक, जो भी हमारी क्षमता रही है, जो भी हमारी विशेषता रही है, उसको अपने तरीके से मैं हमेशा करने का प्रयास करता था। फिर पिछले दो साल पहले हमने डिसाइड किया कि क्यों ना संपूर्ण रूप से इस क्षेत्र में प्रयास किया जाए, और तब से सक्रियता थोड़ी हमने बढ़ा दी है और लार्ज स्केल पे बढ़ा दी है, और अब ज़्यादा लोगों के बीच में सक्रिय हैं अपनी जो है बात को लेकर के, अपनी क्षमताओं को, अपनी विशेषताओं को लेकर के लोगों की मदद करने के लिए। योगेश जी, जब आप लोगों के मुद्दों को लेकर, जैसा भी आपने बताया, जाते हैं क्षेत्र में, विशेष करके, और पहले बात करें हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जो यहाँ अभी वर्तमान में जो डीएम है, एसपी हैं, खास करके जो तहसील हैं, थाने हैं, आप हर जगह जा रहे हैं लोगों की समस्याओं को लेकर, क्या स्थिति देख रहे हैं? मूल में अगर बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भदोही की आपके दृष्टिकोण से कैसी है? देखिए, मैं इसको दो भाग में बांट कर और फिर अपनी राय दूंगा। एक तो है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस विभाग, क्योंकि आमतौर पे जनता के बीच में दो ही विभागों का समन्वय बना रहता है। एक होता है पुलिस विभाग और दूसरा होता है जिसको आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो बाकी चीजों को मैनेज करता है। तो जब मैं पुलिस विभाग को एक तरफ रखता हूं और उन्हें देखता हूं, तो उनके काम से कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि नजर आती है। रीजन की वो जो काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजें पहले से बदली हैं, पार्शियलिटी खत्म हो गई है, करप्शन तो हर जगह व्याप्त है, आप उससे नकार नहीं सकते हैं, अपने स्तर पे करप्शन चल रहा है। लेकिन करप्शन का लेवल अब ऐसे बदल गया है कि पहले जहां लोग गलत होते थे वहां पर भी विभाग करप्शन करने का प्रयास करता था। अब करप्शन कुछ इस कदर से है कि जो सही है उसके साथ होकर करप्शन करते हैं, तो वो भी सेफ हो जाते हैं, और जो सही होता है उसको मदद भी मिल जाती है। तो करप्शन तो है, नो डाउट। ये आप देख रहे हैं? ये मैं देख रहा हूँ जिले में कई सारे मुद्दे, चीजें ऐसी हैं जो होती हैं आम जनमानस में, जब आप रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है, सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात होती है, क्यों ऐसा, क्या लगता है आपको? देखिए, जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं क्रिमिनल, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनलाइजेशन था अपने स्टेट में बात करें या डिस्ट्रिक्ट में बात करें, वो कहीं ना कहीं खत्म तो हुआ है, नो डाउट इसमें। देखिए, अपराध दो तरह का होता है। एक तो होता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब गैंगवार हो रहा है, बड़ी गैंगे बनी है, कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो चीजें बिल्कुल कम हुई हैं, नो डाउट। लेकिन एक क्राइम होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इंस्टेंटली हो जाता है, आपस में दो लोगों का विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा मुद्दे यही होते हैं, क्योंकि गैंगवार की जो समस्या है उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक देखेंगे आज के समय में, जुडिशरी में जो केसेस चल रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो रही है, तो जो इंस्टेंट हो जाता है, कहीं जमीन को लेकर विवाद है, कहीं आपसी मतभेद है, दो लोगों के बीच में, उसको लेकर विवाद है, या कुछ इस तरह का जो इंस्टेंट होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष को और अपने पक्ष को साबित करने के लिए दो लोग लड़ जाते हैं। तो उसमें जो मैंने अभी कहा कि पुलिस क्या करती है कि पुलिस ये देखती है कि कौन सही है, उसकी तरफ होके हम अपना भी फायदा देख ले और उसका भी काम बन जाए। तो ऐसा भी चल रहा है, बहुत जगह व्याप्त नहीं है, मेजर स्केल पे नहीं है, लेकिन माइनर स्केल पे नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, माइनर स्केल पे है जरूर। अच्छा, जब आप समस्याओं को लेकर जाते हैं तो किस तरह कार्य उस पे होता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं, तो अभी मैंने कहा कि मैं दो पार्ट में बांट देता हूं। तो एक तो मैंने पुलिस की बात करी, अभी एक ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके अगले सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो दूसरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां करप्शन भर के है, इतना भीषण करप्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट को, तो वहां अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूं हमारे यहाँ का ही, कि एक व्यक्ति को SDM पट्टा देता है और वो व्यक्ति पट्टा उसको मिल जाता है। फिर उस व्यक्ति के पास मकान, घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उसी के उद्देश्य से उसको पट्टा मिला था। पट्टा मिलने के बाद जब वो जगह पे कब्जा करने जाता है, तो उस गांव का जो प्रधान है या बाकी लोग हैं, उनसे कुछ विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद एक मनसुखी का एक मुकदमा हो जाता है। अब आप मानेंगे नहीं इस बात को, वो व्यक्ति 1 साल से केस लड़ रहा है, वो सुबह शाम मुझसे रोज मिलता है, और डीएम साहब के कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। एक भी बार डीएम साहब ने उस केस को सुना ही नहीं है। हर महीने में 1 या 2 तारीख लगती है, पर डीएम साहब ने उस केस को आज तक सुना ही नहीं है। व्यस्तता का ये लेवल है। तो सब मिलाकर अफसरशाही तो चरम पर है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं दूंगा कि अभी दीनानाथ भास्कर जो औराई के विधायक हैं, वो फेसबुक पे आकर कह रहे थे कि जी खनन विभाग मनमानी कर रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। आप सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह कर खुले मंच पर आकर अगर ये कह रहा है कि अफसरों की मनमानी चल रही है, जनप्रतिनिधि, तो आम जनता का क्या ही हाल होता होगा। तो सब मिलाकर अफसरशाही तो चरम पर है इस सरकार में। सिर्फ भदोही जिले की बात नहीं करेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे तो अफसरशाही चरम पर है। पुलिस विभाग नो डाउट अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है, खास करके राजस्व विभाग या अन्य डिपार्टमेंट, उनमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। डर क्यों नहीं है आप? डर, देखिए रीजन उसका होता है डर होने का, कि डर का एक कारण होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। या तो वो इतना एक्यूरेट हो कि उनको बोल सके कि भैया आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो जाती है मिली भगत की, कि नहीं हम और आप दोनों लोग मिलकर करेंगे और लूटेंगे, कोई बात नहीं है, आपको जो मर्जी वो करिए, मेरे को जो मर्जी हम करेंगे। जब बस कोई एक बात आ जाएगी तो दूसरे को मैनेज कर लेंगे हाँ जी करके, कि हाँ वैसा लगना चाहिए कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो ऐसे करके काम निकालने वाली व्यवस्था, यानी जुगाड़ सिस्टम चल रहा है कि जेब भरनी है और जनता की समस्याएं हैं उस पर फॉर्मेलिटी करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और इसका एक और मुख्य कारण है कि जो अभी वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, उनका मेजर फोकस है लॉ एंड ऑर्डर पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैंने होते सुनी ही नहीं है। आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से एक सब कुछ सोचिए कि सही कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। आप देश को आप सोच रहे हैं कि हम स्टेट को क्राइम मुक्त कर देंगे, ठीक है, लेकिन जब आप उस तरफ फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे करप्शन बढ़ता जा रहा है, तो करप्शन युक्त बनता जा रहा है। क्राइम मुक्त तो हो रहा है पर करप्शन युक्त होता जा रहा है। तो वहां गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अफसर पूरी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, सारे प्रोसेस होंगे, ये होंगे। अभी खनन का एक मैटर चल रहा था बीच में, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट था, सब कुछ था, फिर भी उनके ट्रैक्टर सीज कर दिए गए। तो मुद्दे जो है अफसरशाही की बात करें तो वो भर के है इस सरकार में, अफसरशाही अपने चरम पर है। योगेश जी, आपने सारे मुद्दों पर खुल के बात रखी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख मुद्दे थे, इस पे भदोही को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा की स्थिति भी भदोही जिले की बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा की स्थिति की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। कोई इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी आने वाली है, प्रयास चल रहा है। वो कैसी बनेगी, क्या बनेगी, किस तरह की होगी रूपरेखा, वो अभी ना मुझे पता है ना आपको पता है। until unless it doesn't come into the operation, तो वो वाली बात हो गई। दूसरा पार्ट ये हो गया कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की स्थिति आपको मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कैंपेन चला रहा था कि भदोही को अपना हॉस्पिटल चाहिए और वो भी सारी सुविधाओं से लैस। आज आप समझ लीजिए कि आप सूर्यावा में बैठे हैं, ठीक है, और यहां से आपको बनारस जाने में कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्स 1 घंटा या इससे भी अधिक लग सकता है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, ठीक है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो है, आप एक डेटा में देख रहा था, तो आज जो डेथ रेशियो है, कंप्लीट डेथ रेशियो में से 25 से 30% लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ठीक है। 8 से 9% लोग कैंसर से मर रहे हैं, 8 से 10% लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस में। और हमारे पास इंफ्रा के नाम पे क्या है कि हमारे जिले में जितनी मौतें हो रही हैं उसकी 30% डेथ रीजन सिर्फ ये है कि हार्ट अटैक, यानी मेजॉरिटी ऑफ दी जो इसका कह सकते हैं आपकी कंट्रीब्यूटर है, जो आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज जिसके वजह से डेथ हो रही है, वो हार्ट अटैक है। और उसका कोई भी केयर सेंटर हमारे जिले में नहीं है, निल है। आपको हार्ट अटैक में ही मिलता 10-5 मिनट है, और आपको 1.5 घंटे बनारस जाना है। तो आपको जाना क्यों है? क्योंकि जाना है और वहां से डॉक्टर ये कहेगा कि हम बचा नहीं सके और रिटर्न आना। तो क्या ये चीज यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों को दिख रहा है? एक हमारे डॉक्टर साहब है, सांसद जी, उनका अपना हॉस्पिटल चलता है, हड्डी के वो स्पेशलिस्ट हैं, कभी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? संसद में नहीं उठाया। किसी विधानसभा के विधायक ने जो है विधानसभा में ये मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। इतने मतलब एक बेसिक सी नीड है कि आज के टाइम में सबसे अधिक डेथ रेशियो हार्ट अटैक से, और उसका ही हॉस्पिटल नहीं। किडनी इश्यूज कितने बहुत ज्यादा बढ़ गए। ट्रॉमा सेंटर आपके जिले में ढंग का कोई है ही नहीं, आपको बनारस जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, आपके फैमिली में कोई भगवान ना करे, तो आप ये मान के चलिए कि बचेगा नहीं, क्योंकि आपको वहां पहुंचते मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं देख रहे हैं, मजबूत है। अंत में अगर बात करें, इतनी समस्याएं आपने गिनाई। भदोही को 30 जून को भी इसका 32 साल का युवा हो रहा है भदोही। युवा जो वोटर अब की बार जुड़े हैं, जो वोट देने जा रहे हैं 6 महीने बाद विधानसभा का, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मैं युवा जो भी वोटर हैं, और मैं साथ साथ में सभी वोटरों को कहना चाहूंगा कि भैया वोट आंख खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर, अपनी पीढ़ी के भूत भविष्य वर्तमान को देख के, आपके साथ हुई घटनाओं को देख के, आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा उसको देख के वोट करना है। आपको ये दरी बिछाने वाला नेता, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नहीं बनना है। आप समझिए कि मैं फला पार्टी को वोट दूंगा जी, मैं उसका वोटर हूं। क्यों हो आप वोटर? अब मैं चलो एक परिप्रेक्ष्य में आपको ले जाता हूं, युवाओं को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी हमारे जो भी ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, ये समाज लाला है, ये हमारा कोर वोटर है, करेक्ट। फिर अभी एक यूजीसी करके आया, उसके बाद ये लोग विरोध करने लगे, क्योंकि इनके बच्चों का जो भविष्य था वो दांव पर था। क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो सिर्फ बदले की भावना से किए जाते हैं। FIR केस, चाहे वो SC/ST में भी तमाम ऐसे इंसिडेंट हैं, चाहे इसमें भी, तो वो चीज हो सकती है वहां पर भी, क्योंकि वो युवा यंग होता है। एक नए खून का व्यक्ति
अपने भूत भविष्य वर्तमान को नहीं देखता, उसकी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हुए हैं, उसके जीवन में कोई नहीं है, वो सिर्फ वही और वही है। तो अगर उसको लगेगा कि मेरे जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगा निसंकोच, तो क्राइम भी बढ़ जाएगा। तो यही लोग उसका विरोध कर रहे थे। फिर धीरे धीरे देख रहा हूं कि चीजें नॉर्मल होने लगी कि नहीं जी ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। तो मैं यही कहूंगा कि आपको वोट देते समय ना किसी पार्टी को देखना है, ना किसी नेता को देखना है, ना किसी स्पेशल व्यक्ति को देखना है, ना अपने रिश्तेदार को देखना है। आपको देखना है उसका रियल विजन, रियल मिशन, कि वो आपके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी योगेश जी, अभी आपने भदोही की तमाम समस्याएं बताई प्रशासनिक से लेते हुए, और जो तमाम समस्याएं हैं, तो अगर बात करें, अगर आपको कभी मान लीजिए अभी राजनीतिक शुरुआत है, आपका बड़ा लंबा करियर है, तो कभी मौका मिला भदोही की सेवा करने का, क्या आपका विजन है भदोही को लेकर? भदोही को कहाँ देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इसके पहले आपने कहा कि भदोही की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसके पहले एक सवाल था जिसका जवाब नहीं दे पाया था, उसको करते हैं, फिर इसका जवाब मैं देता हूं आपके दोनों सवालों का। तो सबसे पहले भदोही की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो एक योजना आई थी, जल मिशन योजना। आज के समय में वो योजना सरदर्द बन गई है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। डीएम, एसडीएम या फिर इससे संबंधित विभाग, या आप चाहे सेंट्रलाइज स्कीम जो इसकी चली है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं आप कि इस अप्रोच में अपने आप को रख लिया है कि जी ये तो नहीं हो पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा। तो आज के समय में उदाहरण कुछ कोई है हमारे यहाँ, खुद हमारे गांव में है, अगल बगल के कई गांव में है। आपने भी कई बार रिपोर्टिंग करी है, इस चीज को समझा है। ये समस्या मेजोरिटी बनी ही हुई है और इस पे कोई फोकस नहीं है। हम जितनी बार फोन करते हैं, अच्छा आईजीआरएस एक व्यवस्था चल रही है, उस पर हमने आईजीआरएस किया, तो हर बार एक फालतू का रिमार्क लगा के आईजीआरएस में रिपोर्ट लगा दी जाती है कि जी ये ऐसा होगा तो वो कुछ दिनों में टंकी बन जाएगी। तो 1 साल 2 साल हो गया मुझे इस कंसर्न्स को फॉलो करते हुए, अभी तक सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है। सिर्फ वो आईजीआरएस क्लोजर के लिए, दिखावे के लिए लगा दी जाती है। फिर डीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आईजीआरएस में तो हमारा जिला टॉप पे आ गया। तो फर्जीवाड़ा करके टॉप पे आने का क्या मतलब है? ग्राउंड पे तो शून्य है आप। तो सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि आपका आईजीआरएस सिस्टम फेल है कंप्लीटली, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जो व्यवस्था बनी हुई है कि जी हम ये जल मिशन योजना के तहत 2026 तक सबको पानी दे देंगे, वो नहीं हो पाया। अभी वापस से डेडलाइन बढ़ाई गई है 2 साल की। अभी आने वाले 2 साल में क्या होगा पता नहीं। 9 महीने से पिलर बन के रेडी है, उस पर टंकी नहीं रख पा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है अब, या गवर्नमेंट फंड इशू नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। पर कहीं ना कहीं कंप्लीट गवर्नमेंट इस फेलियर में इन्वॉल्व है। कंप्लीट गवर्नमेंट, सिर्फ एक अधिकारी या प्रशासनिक। इसी गर्मी के मौसम में हम लोग पिछले वर्ष आप यहाँ गए थे, आप लोग खाली बाल्टी लेकर आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर गर्मी आ गई, 1 वर्ष से मतलब वही से एक नहीं, ये 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष होने को आया इस समस्या को, और हल होने का नाम नहीं ले रहा है। बस एक वही मैंने बताया आपको कि लीपा पोती वाला हिसाब चल रहा है कि एक स्टेटमेंट एक्शन लिखेगा कि हमने जल हो गया, और क्या देख रहे हैं? जल के अलावा अगर हम बात करें तो आप एक चीज समझिए। अभी दूसरा जो सवाल है हम उसमें आते हैं कि आपने पूछा यहाँ के लिए विजन क्या है। तो जब गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आज मुंबई में यूपी से, बिहार से लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो सेंटर बन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बाकी जगहों पे इंडस्ट्री आई नहीं। जब एक कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो उसके साथ कई इंडस्ट्रियों का जन्म होता है। आप समझ रहे हैं? तो क्या भदोही में जगह नहीं है, बनारस में जगह नहीं है, इलाहाबाद में जगह नहीं है, या पूर्वांचल में जगह नहीं है? और अभी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, तो उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संपूर्ण सेंटर बना रखा है डेवलपमेंट का। वहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, वहीं पे डेवलपमेंट चल रहा है। और हमारे क्षेत्र को, पूर्वांचल को अगर डेवलप करने की बात करें तो क्या डेवलपमेंट चल रहा है कि जी राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर आपने बना दिया, वो धार्मिक आस्था का केंद्र है, पूरा पूर्वांचल नहीं मैनेज कर पाएगा वो। ठीक है, राम मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। सवाल पूछिए तो मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जवाब क्या आता है नेताओं के। राम मंदिर बना दिया, काशी में कॉरिडोर बना दिया जी, विंध्याचल में कॉरिडोर बना दिया जी, वो पहले से विद्यमान थे, आपने बना दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे रोजगार का कितना संबंध बनता है? लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं 25, 50, 100, 200 घर, वही रोजगार से जुड़ पाएंगे ना, सब नहीं जुड़ पाएंगे। जी एक प्रतिप्रश्न मन में आ गया अचानक, जो आपने एक बात ऐसी रखी। आप विनोद मिश्रा जी को, विनोद श्यामधर मिश्रा जी का नाम सुने होंगे आप। हाँ। उनका एक विजन था कि इससे कई छोटे छोटे देश दुनिया में हैं, इससे इसकी आबादी जितना हमारा उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल एक अलग राज्य बनना चाहिए। जिसे आपने कहा कि विकास से अपेक्षित रह गया है, उनके विजन पे आप एक बार कुछ बोलिए, फिर आगे बढ़िए। मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूर्वांचल जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो भेदभाव तो हो ही रहा है। आप समझिए इस चीज को। मैं बोल रहा हूं कि नोएडा में ही सारी इंडस्ट्री क्यों लगे? आपके पास भदोही में लगाइए, बनारस में लगाइए। जब आप इन जगहों को डेवलप करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करिए उसको, इक्वली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना रेशियो बनाइए कि एक इंडस्ट्री जब आप एक किसी जिले में लगाते हैं, आप समझिए कि एक अस्पताल जब खुल जाता है किसी किडनी का, कैंसर का या हार्ट का कहीं पे,
तो उस हॉस्पिटल के अराउंड पूरी इकोनॉमी घूमने लगती है। जैसे राम मंदिर बन गया तो उसके अराउंड पूरी इकोनॉमी घूमने लगी, फिर वहां से उसके माध्यम से नए नए रोजगार के सृजन होने लगते हैं। अगर किडनी का हॉस्पिटल एक खुल गया मान लीजिए हमारे भदोही जिले में, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोग आते हैं, फिर उनको 2-2 3-3 महीने वहीं रुक के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, फिर उनको कमरा चाहिए होता है, रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए होता है, खाने के लिए होटल चाहिए होता है, बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती है, तो इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करके बनने लगती है। तो खाली कारपेट का तमगा लगा है वही छोड़ दिया है, जो कि वो भी मरने के कगार पर है, बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है कारपेट इंडस्ट्री भी। और आप मान के चलिए कि वो कारपेट वाला जो तमगा लग गया है बस वही एक रोजगार है भदोही में, उसके अलावा आप कहीं कुछ देख रहे हो तो बताइए, या तो आप सेल्फ डिपेंड होकर कुछ करिए। तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, उसने क्या कर रखा है कि एक सेंटर्स बना दिए हैं कि नोएडा में डेवलपमेंट करेंगे, गाजियाबाद में करेंगे, मेरठ में करेंगे, बनारस में, भदोही में, यहाँ पे तो जी मंदिर बना दिया है, बस उसी से उनका गुजारा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो हम लोग भविष्य में जब भी राजनीति में आएंगे तो इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ उठाएंगे, कहेंगे। और आज भी मैं कह रहा हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, एक आम नागरिक हूं, बट उस हिसाब से भी कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर 100 इंडस्ट्री नोएडा में लग रही है तो क्या 2 इंडस्ट्री भदोही में नहीं लग सकती है, क्या 2 बनारस में नहीं लग सकती है। जब एक इंडस्ट्री आती है तो लोग उससे सीखते हैं कि ये क्या कर रही है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो वो अपने आप ग्रो, एक एनवायरमेंट जब क्रिएट होता है तो ग्रोथ अपने आप होने लगता है। तो उस विजन की कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में ही कमी है, आप समझिए इस बात को। नहीं तो हमारे लोग वहां जा रहे हैं, आप हिंदी मत बोलिए, आप फलाना मत बोलिए, इस पे मार रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। जब आप उसको, मैं बोल रहा हूं जो लोग नोएडा जा रहे हैं, अगर कुछ इंडस्ट्री का पार्ट भदोही, बनारस, ज्ञानपुर, मिर्जापुर में लगे तो क्या वही यहां भी तो उन लोगों को काम करने के लिए लोग चाहिए। तो जो नोएडा जा रहे हैं, जो मेरठ जा रहे हैं, जो गाजियाबाद जा रहे हैं, उन्हीं इंडस्ट्री वही लोग यहाँ आके काम करेंगे। आप उचित लॉजिस्टिक्स का दीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ इंफ्रा की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा हाईवे है, कनेक्टिविटी अच्छी है, दिल्ली तक कनेक्टिविटी है, कोलकाता तक कनेक्टिविटी है, हर तरफ कनेक्टिविटी अच्छी है, स्ट्रांग है, लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत है। तो आप क्या करिए, इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी दीजिए, इंडस्ट्रीज को प्रेरित करिए कि भाई आप इन जगहों पे इंडस्ट्री लगाइए, और आप उनको दीजिए सिक्योरिटी दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी दीजिए, सपोर्ट दीजिए, तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन वो सोचता नहीं है कोई, एक पार्ट बांट दिया कि जी इधर ये करना है, इधर ये करना है, इसको धार्मिक नगरी बना देना है इस तरफ, और उस तरफ इंडस्ट्री बना देना है, इस तरफ के लोग उस तरफ जाएंगे। तो यही सब चल रहा है सब मिला के। अब कल पर्यावरण दिवस था, भदोही के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप एक समाज सेवी भी हैं, तो इसको लेकर आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पर्यावरण लक्ष्य से तो 5 करोड़ वृक्षों का रखा गया है। बिल्कुल, पेड़, एक कहावत है कि जल है तो जीवन है, और प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन संभव है, बिना प्रकृति के आप इस जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, और प्रकृति के जो सारे संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों का हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर उन संसाधनों की कमी हो जाए, उस व्यवस्था में कोई दिक्कत आ जाए, उस एनवायरनमेंट में कोई इशू हो जाए, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है पेड़ लगाए, पेड़ को बढ़ावा दें, पेड़ काटे नहीं। लोग जितना अधिक से अधिक एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो बहुत तरीके से हो सकता है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होता है, पानी को बचाना है, प्लास्टिक अननेसेसरी आपको वेस्ट जो है क्रिएट नहीं करना चाहिए, आपको जो है अनावश्यक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जैसे आपके पास युवाओं की टीम है, इसको लेकर आपके द्वारा व्यक्तिगत क्या प्रयास पर्यावरण को लेकर? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमने इस पे कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि मैंने बहुत कुछ इसमें कर दिया है, बहुत कुछ सोच रहा हूँ। वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस अभी तक। जब भदोही के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भदोही में एक मतलब गंगा जी तो मान लीजिए है, एक मोरवा नदी है जो अपेक्षित है बहुत, पर्यावरण संबंधित अगर मुद्दों की बात करें हम, और उस नदी को लेकर लगभग दो डीएम पहले आरिका खौरी जी थी, तो एक बार सफाई उसकी हुई थी, प्रयास हुआ था। इन सब मुद्दों पर आप जैसे युवाओं की क्या सोच है, या अगर मौका मिला तो क्या चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, नदियां जो हैं वो हमारे जीवन का स्रोत है। हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है, अभी आपने जो मोरवा नदी का, वो भी हमारे यहाँ से बहती है, उससे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। पहले खेती बाड़ी लगभग इन्हीं चीजों पे डिपेंड, पूरा जलकुंभी से भर चुकी है। तो ये साफ सफाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए करे, उसके लिए प्रॉपर विभाग भी बना हुआ है। बट अब वो लोग जाग नहीं रहे तो क्या किया जाए? हम एज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन, आप या मैं क्या कर सकते हैं कि किसी एक बार के लिए किसी व्यवस्था में इन्वॉल्व होकर उस चीज को बदल सकते हैं, पर निरंतरता उसमें तभी आएगी जब प्रशासन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो काम उनका है। मेरे आपके द्वारा 1 या 2 बार किया जा सकता है, फिर आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन की व्यस्तता हमें उस तरफ खींच ले जाएगी। परंतु जब प्रशासन, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जब उस चीज के लिए बना हुआ है, तमाम सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है, जिले में सफाई कर्मी होंगे, तो उनको इन्वॉल्व करें, लगाए, सफाई करें, तब तो होगा। मेरे आपके एक बार करने से तो नहीं होने वाला। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप इनिशिएटिव लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस अथॉरिटी जो है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। योगेंद्र साहब जी, जिस तरह से आपके विचार हैं, आप खुल के विचार रख रहे हैं, अगर आपको एक माध्यम चाहिए तो जो राजनीति माध्यम है, अगर मान लीजिए आपको राजनीति माध्यम मिलता है भदोही में, तो अभी आप जिला पंचायत सदस्य का हमने आपको इसको लेकर आपका चलाया भी था, तो अभी वो उसको पीछे कर दिया गया, विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इसको लेकर क्या विचार है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में स्पष्ट कर दूं, मैं एक अच्छी पार्टी का नेता नहीं बनना चाहता हूं,
मैं एक अच्छा नेता बनना चाहता हूं किसी पार्टी का। मेरा विजन क्लियर है कि मैं किसी पार्टी के अंदर जाके उसके विचारों को नहीं ढूंढूंगा। मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मैंने बताया कि मैंने प्राइमरी कैरियर चुना है पॉलिटिक्स, सेकेंडरी नहीं। तो माय प्रायोरिटी इज वेरी क्लियर कि मुझे लोगों के बीच में रह के उनके लिए काम करना है, उनकी आवाज को उठाना है। पार्टी के हिसाब से ऑपरेट करने वाला चैनल नहीं बनना है मुझे, कि मुझे यहां खड़ा रहो और वहां बैठ जाओ, उस स्थिति में जाके राजनीति नहीं करनी है। इसीलिए मैं अभी तक किसी पार्टी से जुड़ा भी नहीं हूं और भविष्य में देखेंगे कब कहां। मतलब अभी आप पद के लिए बारे में, सेवा के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल जी योगेश मिश्रा जी, अभी आपने भदोही की राजनीति की बात की। अभी कुछ दिनों पहले एक मुद्दा चर्चा का विषय रहा कि जो पूर्व विधायक थे विजय मिश्रा जी, उन लोगों ने कहा कि ठीक है उनको सजा हुई, उनके परिवार को सजा क्यों हुई? इस मुद्दे पे आपके क्या विचार है? देखिए, ये लोगों की अपनी सिंपैथी और कहते हैं कि उनके प्रति जुड़ाव हो सकता है। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति आइडल हो सकता है। किसी ने मर्डर किया है लेकिन वो किसी के लिए आइडल हो सकता है, किसी ने बलात्कार किया है वो किसी के लिए आइडल हो सकता है। ये अपनी अपनी जगह है, लेकिन लीगल परिप्रेक्ष्य में, कानूनी हिसाब से जब आप देखेंगे तो उनके परिवार को क्यों सजा हुई, उनको क्यों सजा हुई, ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। आपने संपत्ति ली, किसी की संपत्ति आपने कब्जा करी, फिर उसको किसी के नाम पे ट्रांसफर किया। तो भारत का कानून क्या कहता है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति या अपराध करता है, अपराध में सम्मिलित होता है तो अपराधी माना जाएगा। तो इस हिसाब से उन्हें या उनके परिवार को सजा हुई है। तो इसमें कोई इस जी योगेश जी, अभी प्रशासन पे आपने अपनी राय रखी। अगर हम राजनीति की भदोही की बात करें, यहाँ के नेता जो हैं, 3 विधानसभा है यहाँ पर, भदोही, ज्ञानपुर और आई। क्या लगता है जो यहाँ के विधायक है उनकी कार्यशैली, विशेष करके सांसद जो है यहाँ के, उनको उनकी कार्यशैली क्या लगता है और इस पर थोड़ा क्या विचार है आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भदोही में अभी रियल जो कह सकते हैं आपकी नेता कोई नहीं है। जो लोग हैं या तो वो एमएलए है, एमपी है, वो किसी पद पर विद्यमान है पर उस पद की गरिमा को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कीमत पे। आप चाहे सांसद को ले लीजिए, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, सांसद जी से संतुष्ट नहीं हूं भदोही के। उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। उनकी अपनी व्यस्तता होगी, उनके अपने जीवन में तमाम काम है, उनका बिजनेस है, वो डॉक्टर हैं, वो ऑपरेशन करते होंगे, सारी चीजें करते होंगे। लेकिन एक जो नेता होता है उसका काम होता है ग्राउंड पर लोगों के साथ कनेक्ट करना। वो कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा के जो 3 विधायक हैं, अगर सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो बाकी 2 लोग कंप्लीटली मिसिंग है। जो सांसद हैं वो कंप्लीटली मिसिंग है। मतलब दे इवन डोंट नो कि एक नेता का मतलब क्या होता है। एक नेता का मतलब ये नहीं है कि आज फलाने के यहाँ शादी में गए, वहां हमने ये किया, उनके यहाँ तिरई में चले गए, उनके यहाँ बरसी में चले गए। क्या होता है, जैसे अक्सर युवा भी लिखते हैं, युवा नेता क्या होता है नेता? मतलब मैं वही बता रहा हूं, अभी नेता का ही डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो गया है। लीडरशिप का डेफिनेशन बन क्या गया है और आइडियली होना क्या चाहिए। लीडरशिप का डेफिनेशन है जनता के समस्याओं को सुनना, उससे सरोकार करना और उन समस्याओं को ऊपर तक ले जाना, उस पर सोल्यूशन लाना। इसके लिए आप विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। पर आज के समय में एक जो भदोही समस्या से कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे काफी एक्टिव रहते हैं और अपने कंटेंट में लिख देते हैं कि जी विधायक जी तो पूरी खाने में बिजी हैं, दुआर लिखाने में बिजी है। तो ये वास्तविकता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप उनके यहाँ शादी में चले जाएं, आप उनके यहाँ तिरही में चले जाएं, बरसी में चले जाएं और बुलाने पर। एक नेता का मतलब होता है कि उसके विधानसभा में, उसके लोकसभा में, उसके जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, उसका अवेयरनेस, जो कि सभी आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें वर्तमान में, तो सांसद जी तो एकदम जीरो हैं। सिर्फ आप अगर निमंत्रण देने पर किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप किस चीज के नेता हैं? आप नेता नहीं है, आप एक पद पर बिठा दिए गए हैं और उस पद की गरिमा का आपको पता नहीं है, उस पद का सम्मान क्या होता है पता नहीं। सिर्फ आप एक नेता बने बैठे हैं कि आपको एक पद मिल गया है, फलाना पार्टी ने आपको लिया, फलाने पार्टी के दम पे आप नेता बन गए और उसके बाद आप कोई निमंत्रण देता है तो चले जाते हैं, वैसे नहीं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लोकसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है। तो ये नेतागिरी नहीं है, ये सिर्फ ये है कि किसी मूर्ख व्यक्ति को आपने कोई पद दे दिया और वो उस पर विराजमान तो हो गया, लेकिन अब उसे ये नहीं पता है कि उसको आगे क्या करना है। कुछ ऐसी वाली बात मैं कहूंगा हो गई। आपको अपने क्षेत्र में निकलना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, आपको प्रायोरिटीज बनानी चाहिए। मैं आपको अभी एक समस्या बता रहा हूं, आपको P0, P1, P2 बनाना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी क्या है। सूर्यामा से लेकर वहीदा मोड़ तक अभी जो ये कलिंजरा मार्ग जिसको आप लोग बोलते हैं, इस रोड की मरम्मत हुई है। इस रोड की जो मरम्मत हुई है, अगर वो रोड की मरम्मत 3 साल और नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी देखा होगा, आप भी इसी रोड से गुजरते हैं। लेकिन ऐसी सैकड़ों जगह है जहां रोड ही नहीं है, उस फंड का इस्तेमाल करके एक सही रोड बन सकती थी। पर क्योंकि ये कहीं नहीं निकलते, ये हाईवे टू हाईवे, घर टू घर यही गए हैं और इन्होंने देखा है शादियों में चमकता धमकता कारपेट मैट उससे गुजरे हैं, तो इन्हें कहां से पता होगा कि यहाँ रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो प्रायोरिटीज डिफाइंड नहीं है। जो योजनाएं आ रही हैं सेंट्रलाइज, उसको नीचे ला देना है और उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इनका एक ही योगदान है कि वो सोलर लाइट तेजी से बच रही है। सभी विधानसभा में आप जाएंगे, चाहे वो भदोही हो, चाहे ज्ञानपुर हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी हो, सब जगह औराई हो,
वहां पे एक सोलर लाइट वाली स्कीम हर जगह चल जाएगी कि ये विधायक जी ने दे दिया है, लग गई है, 2 साल चलेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कमीशन अच्छा बनता है, इसलिए सोलर लाइट खूब अच्छे से चारों तरफ लग रही है। तो नेतागिरी इसको नहीं कहते। नेता तो कोई भदोही में है ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो भी लोग हैं वो उस पद पर तो बिठा दिए गए हैं, लेकिन उस पद की मर्यादा, गरिमा और उस पद पर बैठकर क्या करना है वो नहीं पता है। तो ये परिप्रेक्ष्य, चाहे आप ज्ञानपुर ले लीजिए, ज्ञानपुर की थोड़ी सी स्थिति हम कहेंगे कि आज के समय में परिप्रेक्ष्य में सबसे एक्टिव अगर कोई दिखता है तो वो विपुल दुबे दिखते हैं, उनका नाम दिखता है। ठीक है, वो जिन भी कारणों से रहा हो, चाहे वो लक उनका साथ दे रहा हो, चाहे वो लकी हो, चाहे जो भी आप कह ले, लेकिन उनके जो कार्यशैली है, उनकी जो चीजें हैं व्यक्तिगत, उनसे मेरा अच्छा काफी संबंध है और मुझे लगता है कि वो एज ए पर्सन काफी अच्छी व्यक्ति है। ठीक है, जो कुछ बड़ी परियोजनाएं जैसे कि ज्ञानपुर का विश्वविद्यालय हो गया, फिर या फिर पुल हो गए, ये सारी बड़ी परियोजनाएं जो है उनके कार्यकाल में आई। अब वो लोग इसको रिलेट करें कि नहीं करें कि उन्होंने कराया नहीं करा, उससे मतलब नहीं है, पर ये योजनाएं आई हैं तो उन्हीं के कार्यकाल में। जी, राजनीति की आपने बात की और अभी आपने बात की कि क्षेत्र देखे नहीं है वो, अक्सर यह आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी समस्या है, ऐसा होता रहा है। क्या लगता है कि कभी सुधार नहीं होगा इसमें कि वादा करके कि हम आएंगे क्षेत्र में ये करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं इन चीजों को? देखिए, राजनीति को आप अल्टरनेट जो है अपने करियर के हिसाब से जब चुन के आएंगे, क्योंकि आपका प्राइमरी फोकस तो कहीं और है, आप समझिए इस बात को कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, XYZ मेरा रियल जो है कैरियर वो है, और मैं इसमें अल्टरनेट आ रहा हूं क्योंकि मुझे नाम चाहिए, फेम चाहिए। तो जब उस पर्पज से आएंगे तो आप यही करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन से संपूर्णतया संतुष्ट हैं और उस बीच में आपको एक तमगा मिल गया MLA का, MP का, तो आप उसको निभा नहीं पाएंगे क्योंकि आपके जीवन में संतुष्टि है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है राजनीति। अच्छा, जो निभा पाएंगे, जमीन से जुड़े हैं, उनको कभी अवसर नहीं मिलेगा? बहुत रेयर है ना, क्योंकि आज के समय में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं गेम ऑफ मनी हो गया है। ठीक है, तो आपके पास पैसा है तो आप पॉलिटिक्स में आइए। और एक चीज मैंने देखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो नए युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उभर रहे हैं, अब उनके साथ समस्या क्या है कि विधायक जी के यहाँ जाइए, सांसद जी के यहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए, इनके यहाँ जाइए, उनके पीछे घूमिए, खर्चा करिए, दुनियादारी करिए, तब आपको पहचान मिलेगी। पार्टी के लिए काम करिए तो ये करिए, ये फंड लाइए, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी इंडिविजुअल को क्लेम नहीं कर रहा हूं, तो ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ये कार्यक्रम कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप खर्चा करेंगे तो आप हाईलाइट होंगे, ऊपर आएंगे, और नहीं है तो आप जीरो हो जाएंगे। आपके पास कितनी भी क्षमता हो, आपकी कितनी भी विशेषताएं हो, आप जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे।